हेलो एंड वेलकम टू द फिज़िक्स मेंटर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, चैप्टर 7 की एक्सरसाइज के साथ मैं हूं मोहम्मद मुजम्मिल। ये हमारा लेक्चर नंबर 6 होगा, जिसके अंदर हमने मल्टीपल चॉइस को सॉल्व करना है। तो चलें सबसे इजीएस्ट पहला क्वेश्चन देखते हैं। ट्यूनिंग ऑफ अ रेडियो सेट इज़ एन एग्जांपल ऑफ। थ्योरी के अंदर बहुत सारी रेजोनेंस की टाइप्स का आपके सामने जिक्र किया गया था, लाइक इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस, मैग्नेटिक रेजोनेंस और मैकेनिकल रेजोनेंस वगैरह। तो ट्यूनिंग ऑफ रेडियो सेट किसकी एग्जांपल है? तो जवाब है जी इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस। इसका ऑप्शन सी ठीक होगा। दूसरा क्वेश्चन है हीटिंग एंड कुकिंग ऑफ फूड इवनली बाय माइक्रोवेव ओवन इज़ एन एग्जांपल ऑफ। ये भी आपको एग्जांपल्स ऑफ रेजोनेंस के अंदर समझाया गया था कि ये जो खाना माइक्रोवेव ओवन में पकता है ये रेजोनेंस के असूल पर काम करता है। तो इसका ऑप्शन सेकंड बी रेजोनेंस ठीक होगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन है द टाइम पीरियड ऑफ द सेम पेंडुलम एट कराची एंड मरी आर रिलेटेड एज। कहता है एक ही पेंडुलम है कराची और मरी के अंदर, इनके टाइम पीरियड्स के दरमियान रिलेशनशिप क्या होगा? क्या ये बराबर होंगे? कराची में टाइम पीरियड ज़्यादा होगा मरी से, कराची में कम होगा मरी से, या 2 times द टाइम पीरियड ऑफ कराची इज इक्वल टू 3 times द टाइम पीरियड एट मरी? तो इसका ऑप्शन नंबर सी ठीक होगा। टाइम पीरियड एट कराची इज़ लेस देन टाइम पीरियड एट मरी। वो किस तरह? देखें, टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम के फार्मूले में देखें तो टाइम पीरियड का जी यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के साथ इन्वर्स रिलेशनशिप है। अब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी कराची में ज़्यादा है क्योंकि कराची अर्थ के सेंटर से करीब है, जबकि मरी की बात करें तो वो अर्थ के सेंटर से अगर मेजर किया जाए तो हाइट पर है। तो हाइट की वजह से जी की वैल्यू घटती है, लिहाजा जी की वैल्यू कराची में ज़्यादा है, इसलिए जहाँ जी ज़्यादा होगा वहाँ टी कम होगा बिकॉज ऑफ इन्वर्स रिलेशनशिप। तो यहाँ पर जी कराची में ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि कराची में टाइम पीरियड कम होगा। यही इस जगह पे ऑप्शन नंबर सी में आपके सामने मैंशन्ड है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन एन आइसोलेटेड सिस्टम द टोटल एनर्जी ऑफ द वाइब्रेटिंग मास एंड स्प्रिंग सिस्टम इज़। इसका करेक्ट ऑप्शन है रिमेन्स कांस्टेंट। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बेस पर कांस्टेंट आंसर ठीक होगा। देखें, आइसोलेटेड सिस्टम वो होता है कि जिसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना कर रही हो। तो जब कभी भी कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे तो मास स्प्रिंग सिस्टम के एम्पलीट्यूड में कोई फ़र्क नहीं आता, इसलिए उसकी टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहेगी या कंजर्व रहेगी। सो इसका ऑप्शन डी ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है वाइल डिराइविंग द इक्वेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम विच क्वांटिटी शुड बी केप्ट स्मॉल। अगर आपको याद हो तो सिंपल पेंडुलम के टॉपिक में हमने जिस वक्त डिराइव किया था टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम फार्मूला, तो उसमें थीटा की वैल्यू स्मॉल रखी गई थी। तो साइन थीटा इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, ये एक स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन ली थी। अच्छा, थीटा के बिल्कुल सामने देखें, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें एंगल थीटा के बिल्कुल सामने इस वक्त हमारा एम्पलीट्यूड पड़ा हुआ है। तो जब थीटा स्मॉल रखा तो इसका दूसरा मतलब कि हमने एम्पलीट्यूड स्मॉलर रखा था। यही इसमें हमसे पूछा गया है कि क्या लेंथ स्मॉल रखी, एम्पलीट्यूड, मास या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है इफ़ द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ मास m सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्प्रिंग इज़ 2 seconds देन द पीरियड ऑफ मास 4 times m विल बी। यानी कि एक मास स्प्रिंग सिस्टम में अगर मास की वैल्यू कैपिटल M से रिप्रेजेंट की गई है और उसका टाइम पीरियड है 2 सेकंड हो, तो अगर मास को रिप्लेस कर दें एक ऐसे मास के साथ जो कि पिछले वाले के मुकाबले में 4 गुना था, तो फिर टाइम पीरियड कितना होगा? इसका सलूशन कुछ इस तरह से होगा। देखिए, हमें टाइम पीरियड इसने 2 seconds ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है, जिसे मैंने T1 से इंडिकेट किया। थ्योरी में पढ़ाते हुए टाइम पीरियड फॉर मास स्प्रिंग सिस्टम ऑलरेडी डिराइव हो चुका है, उसे मैंने इक्वेशन नंबर 1 से इंडिकेट कर दिया। यहाँ हमें क्वेश्चन में गिवन है कि अगर मास को 4 times द मास पुट कर दें तो नया टाइम पीरियड क्या होगा। तो मैंने यहाँ पर m की जगह 4m पुट करना है, तो नया टाइम पीरियड जो है उसको मैंने T2 से इंडिकेट कर दिया। तो इसी फार्मूले में इक्वेशन नंबर 1 के अंदर स्मॉल m की जगह कैपिटल M पुट कर दिया और कैपिटल M की जगह 4m यानी कि 4 times द मास रिप्लेस कर देते हैं। अच्छा, नया टाइम पीरियड अब क्या होगा? ये 4 जब स्क्वायर रूट से बाहर निकल के
कुछ इस तरह से नज़र आएगा, 2 बन जाएगा और बाकी इक्वेशन जैसी है वैसी की वैसी ही रहेगी। अगर ये हाईलाइटेड पोर्शन को देखें और इक्वेशन नंबर 1 को देखें तो बिल्कुल एक जैसे हैं। सो मैंने इक्वेशन 1 को यूज़ करते हुए इस हाईलाइटेड पोर्शन की जगह T1 लिख दिया। सो यहाँ पर आपके पास दोनों के दरमियान रिलेशनशिप आ गया। T1 की वैल्यू तो ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में गिवन है 2 सेकंड, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 4 सेकंड हो जाएगा। सो इस क्वेश्चन को देखें तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट बनता है। इसी से एग्जैक्टली मैच करता हुआ टाइम पीरियड के ऊपर अगर सिंपल पेंडुलम के ऊपर क्वेश्चन बन जाए तो वो कुछ इस तरह से होगा कि इफ़ द टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज़ 2 सेकंड, इफ़ इट्स लेंथ इज़ इंक्रीज्ड बाय 4 टाइम्स देन इट्स पीरियड बिकम्स। अगर एक सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड 2 सेकंड हो और उसकी लेंथ को 4 गुना बढ़ा दें तो फिर टाइम पीरियड कितना होगा? इसका जवाब भी 4 सेकंड ही होगा। ऑप्शन डी। किस तरह? यही है। T1 की वैल्यू मैंने एक दफ़ा फिर से क्वेश्चन के मुताबिक 2 सेकंड ले ली। टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम का फार्मूला ऑलरेडी थ्योरी में पढ़ा जा चुका है, 2 पाई अंडर द रूट L डिवाइडेड बाय G। ये कहलाएगी इक्वेशन नंबर 1। अब मैंने यहाँ पर नई लेंथ जो है वो 4 टाइम्स द ओल्ड लेंथ पुट करनी है, तो नया टाइम पीरियड T2 से इंडिकेट होगा। T2 विल बी इक्वल टू 2 पाई अंडर द रूट L प्राइम डिवाइडेड बाय G। L प्राइम क्या है? नई लेंथ है जो कि 4 टाइम्स द ओल्ड लेंथ इस फार्मूले में पुट करनी है। तो मेरे पास 4 अंडर रूट से बाहर निकल के फिर 2 बन जाएगा। फिर इक्वेशन 1 को देखें तो ये हाईलाइटेड पोर्शन इक्वेशन 1 के मुताबिक T1 कहलाएगा। T1 की वैल्यू अगर मैं पुट करता हूँ 2 सेकंड तो मेरे पास आंसर आता है 4 सेकंड। तो इसका आंसर भी ऑप्शन डी ही करेक्ट होगा, यानी कि 4 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, to make the frequency double of a spring oscillation we have to reduce the mass to 1/4, quadruple the mass, double the mass, half the mass। कहता है कि अगर आपको मास स्प्रिंग सिस्टम में फ्रीक्वेंसी को डबल करना हो तो इनमें से कौन सा ऑप्शन चूज़ किया जाएगा? अच्छा, इसमें सबसे पहला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, यानी कि मास को 1/4 रिड्यूस कर देना है। मास जब 4 गुना घट जाएगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। इसको आप पहले तो यहाँ पर हिंट के तौर पर एक फार्मूला मैंने मास स्प्रिंग सिस्टम की फ्रीक्वेंसी का लिखा हुआ है, इसमें नोट करें कि फ्रीक्वेंसी का और मास का इन्वर्स रिलेशनशिप है, और दूसरी बात यह कि स्क्वायर रूट के अंदर है। सो मास को कि अगर 4 गुना रिड्यूस करेंगे तो फ्रीक्वेंसी 2 गुना बढ़ जाएगी। चलें इसका प्रूफ भी देख लेते हैं। देखें, फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है, इसमें जो डिनोमिनेटर में मास लिखा हुआ है इसकी जगह मैं m/4 पुट करके देखता हूँ कि फ्रीक्वेंसी डबल होती है या नहीं। अब यहाँ पर जब मैं m प्राइम पुट करूँगा तो नई फ्रीक्वेंसी आएगी, तो नई फ्रीक्वेंसी को f प्राइम से इंडिकेट किया है और मास को देखें m प्राइम से। m प्राइम की वैल्यू यहाँ से उठाई और इस जगह पे रिप्लेस कर दें तो मेरे पास m/4 जो है वो डबल डिनोमिनेटर से सीधा यहाँ न्यूमरेटर में लिखा हुआ नज़र आ रहा है। ये 4 स्क्वायर रूट से बाहर निकल के 2 बनाएगा और बाकी का जितना भी पोर्शन है, जैसे कि ये हाईलाइटेड पोर्शन, वो इस इक्वेशन के मुताबिक f के बराबर है। सो मैं इस हाईलाइटेड पोर्शन को हटा रहा हूँ और इसकी जगह f लगा रहा हूँ। तो नोट करें कि जब मैंने मास की जगह m/4 पुट किया तो मेरे पास फ्रीक्वेंसी डबल हो गई। सो मास को 4 गुना देखें रिड्यूस किया गया है, तभी फ्रीक्वेंसी डबल हुई है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन रिड्यूस द मास टू 1/4 बनता है। लेते हैं 9 नंबर क्वेश्चन में कहता है द रिस्टोरिंग फोर्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज मैक्सिमम व्हेन द पार्टिकल नंबर ए डिस्प्लेसमेंट इज मैक्सिमम हाफ वे बिटवीन देम क्रॉसिंग मीन पोजिशन एट रेस्ट। तो हुक्स लॉ को नोट करें तो F इज इक्वल टू kx है, वेयर x इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। अब अगर मीन पोजीशन की बात की जाए तो x की वैल्यू वहाँ 0 होती है, तो फोर्स की वैल्यू भी 0 होगी, क्योंकि अगर x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो F 0 निकलता है। और अगर x की वैल्यू बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम हो जाएगी तो फोर्स की वैल्यू भी बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम हो जाएगी। लिहाजा हमसे क्वेश्चन में ये कहा गया है कि रिस्टोरिंग फोर्स कब मैक्सिमम होती है, तो जवाब यह है कि जब x मैक्सिमम होगा, यानी कि जब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा। यही इसका करेक्ट ऑप्शन है। लास्ट क्वेश्चन देख लेंगे। लास्ट क्वेश्चन में कहता है 2 springs of spring constant K1 and K2 are joined in series. The effective spring constant of the combination is given by। 2 स्प्रिंग्स हैं, मुख्तलिफ स्प्रिंग कांस्टेंट्स हैं उनके, एक का K1 है एक का K2 है, उनको आपस में सीरीज़ में अगर जोड़ दिया जाए तो टोटल स्प्रिंग कांस्टेंट, इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट या नेट स्प्रिंग कांस्टेंट, जिसको इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट भी कहा जा सकता है, वो कितना हो जाएगा।
स्टूडेंट्स इसका करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन सी है, और इसको याद रखने के लिए मैं आपको एक टेबल दे रहा हूँ। ये टेबल आपका सेकेंड ईयर तक काम आता रहेगा। स्टूडेंट्स इस टेबल के अंदर सीरीज और पैरेलल में रेजिस्टर की रेजिस्टेंस, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस, इंडक्टर की इंडक्टेंस और स्प्रिंग के स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यूज़ को पैरेलल में भी और सीरीज़ में भी फार्मूला लिखे गए हैं। तो अगर आपको याद रखना हो कि स्प्रिंग कांस्टेंट का पैरेलल में या सीरीज़ में बिहेवियर कैसा होता है, तो आप उसको इस तरह भी याद कर सकते हैं। यहाँ पर आप नोट करें कि स्प्रिंग हमें क्वेश्चन के अंदर सीरीज़ में जोड़कर कहा गया है कि फार्मूला बताएं। तो सीरीज़ ये लिखा हुआ है, स्प्रिंग कांस्टेंट ये लिखा हुआ है, तो ये उसका फार्मूला होगा। और ये किस से मैच करता है? कैपेसिटर की कैपेसिटेंस से मैच कर रहा है। तो कैपेसिटर का बिहेवियर और स्प्रिंग के स्प्रिंग कांस्टेंट का बिहेवियर बिल्कुल एक जैसा होता है सीरीज़ में। सो इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन सी। अगर आपको इसका प्रूफ देखना हो तो उसके लिए आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा, वो आप इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स देख लेंगे। तो यहाँ पर हमारे MCQs का पार्ट ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो जो है शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, कॉन्सेप्चुअल या शॉर्ट क्वेश्चंस जिसे कहते हैं, वो अगर आपकी स्क्रीन के ऊपर अपीयर हो रहे हैं तो आप उसे टच करके देख सकते हैं। तो चलें जी, लेक्चर नंबर 7 में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।